अब हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है ये। तो अशोका जो इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के ज्ञात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजाओं में शामिल किया जाता है, ठीक है, शासन प्रशासन की दृष्टि से। और इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो खम्भों पर लिखे गए थे, है ना, तो चट्टानों पर भी लिखे गए थे, तो उन पर कई इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई। अब अशोका के राज की शुरुआत उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से होती है, और यह आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के को चाणक्य, जिनको कि कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, है ना, नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सहयोग किया था, और उसी उनके सहयोग से ही वो राजा बन सके थे। तो चाणक्य के विचार हमें मिलते हैं उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में। ध्यान रखेंगे कि अर्थशास्त्र में, दरअसल अर्थशास्त्र के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, ये राजनीति शास्त्र विषय की पुस्तक है। इसमें इसका जो अंदर जो विषय है, कंटेंट मूलतः राजनीति शास्त्र है ना, हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में राजनीति के विषय में मेन बातें की गई। नाम जरूर इसका अर्थशास्त्र है, तब आज की तरह शायद डिमार्केशन नहीं रहा होगा सब्जेक्ट के बीच का। तो अशोक जो है वो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इसी राजवंश के 3 और राजा हैं जिनका कि उल्लेख इतिहास में मिलता है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें कि चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद उनके बेटे बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक खुद। अब इस साम्राज्य, इन लोगों के, अशोक के साम्राज्य में शहर को कई शहरों में राजधानियां थी, कैपिटल शहर थे, है ना, तक्षशिला, उज्जैन, है ना, और पाटलिपुत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी उस समय के थे। तो तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने का द्वार माना जाता था, जबकि उज्जैन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का द्वार या रास्ता माना जाता था। तो यानी इनका इंपॉर्टेंस था, क्योंकि ये ट्रेड रूट पर या इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर स्थित थे, क्रॉस रोड्स पर, इसीलिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय था। अब इन शहरों में से व्यापारी, अधिकारी तथा दस्तकार रहते होंगे, जो कि अच्छी चीजें बनाते, सुंदर चीजें बनाते, दस्तकार वो व्यापारी व्यापार करते, अधिकारी मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो। दूसरे भागों में किसान और पशुपालकों के गांव स्थित थे, है ना, हर्डर्स जो है, पशुपालक, फार्मर्स, ये सारे लोग रहते थे। अब मध्य भारत में जंगल थे, जहाँ के लोग जंगल से जंगली चीजें प्राप्त करते थे, और जंगली फल फूल इकट्ठा करते थे, है ना, शहद हो गया, लाख, ये सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं, और भोजन के लिए जानवरों का शिकार भी करते थे। राज्य के, यानी कि यहाँ हम अशोक का राज्य पढ़े तो अशोक के राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग थे, और ये अलग अलग खाने की इनकी चीजें जो भी अलग अलग होती थी, और अलग अलग वस्त्र भी ये पहनते थे। साम्राज्य और राज्य में अंतर पढ़ेंगे। साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर है, तो स्पष्ट है कि साम्राज्य बड़ा होता था, राज्य का क्षेत्र छोटा होता था। साम्राज्य में बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, और राज्य छोटे होते थे, है ना, और साम्राज्य में ज्यादा अधिकारियों को उसको मेंटेन करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती थी। तो साम्राज्य और राज्य में ये 2-3 मूलभूत अंतर है। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि ये एग्जिस्ट करते थे। अब साम्राज्य पर शासक, तो साम्राज्य इतना विशाल हुआ करता होता था कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के शासक राज्य करते थे उसके। जैसे आज प्रोविंसेस में बटा रहता है, स्टेट्स में बटा रहता है, वैसे उस समय भी उसका विभाजन होता था। पाटलिपुत्र के आसपास सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि सम्राट पाटलिपुत्र में ही रहता था, वो पूरे साम्राज्य की राजधानी मानी जाती थी, तो वहां पर राजा का, सम्राट का नियंत्रण स्वयं होता था, अशोक का, ठीक है। और पाटलिपुत्र के आसपास के उसके नियंत्रण के बाद क्या होता था, टैक्स इकट्ठा करने वाले किसानों, पशुपालकों, क्राफ्ट पर्सन्स, व्यापारियों, है ना, इनसे टैक्स वसूला जाता था। और उसके टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी, जैसे आज डिपार्टमेंट है अलग टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए, उसी तरह से उस समय टैक्स वसूलने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था, सम्राट करता था। इनमें से लोग शहरों और गांवों में रहते थे। अब सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन यदि कोई करता था तो उसको सजा मिलती थी। जैसे आज कोई कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि उस समय कोई कानून संविधान से बनता है ना, संविधान जो इजाजत देता है उसके आधार पर कानून बनता है। लेकिन उस समय क्या था, सम्राट की जो बोल देता था वही कानून, वही संविधान था। सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन ही
कानून का उल्लंघन माना जाता रहा होगा, तो उस व्यक्ति को सजा दी जाती थी। कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, सबको वेतन नहीं दिया जाता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उस समय वेतन देना एक यूनिक चीज थी, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता था, काम के बदले सीधे सीधे वेतन न दे किसी अन्य तरीकों से भी उसकी सैलरी का भुगतान होता था, तो कुछ अधिकारियों को ही वेतन दिया जाता था। वेतन दिए जाने का मतलब है नगद रूप में, है ना, उनको वेतन दिया जाता से अभिप्राय है। अब उस समय दूत होते थे, है ना, मैसेंजर, जो पूरे राज्य में घूमते थे, तथा जासूस भी सम्राट के होते थे, स्पाई। तो वो क्या करते थे, अधिकारियों पर नजर रखते थे। साम्राज्य के जो अधिकारी हैं, सम्राट ने जिनको नियुक्त किया, कहीं वो तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सम्राट के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें वो स्पाई और मैसेंजर जो है घूम घूम के पता लगा के सम्राट को बताते थे। इसके अलावा सम्राट शासन चलाने में सीनियर मंत्रियों की मदद ली जाती थी, है ना? ताकि जिस तरह से आजकल होता मंत्रिमंडल होता है, तो पहले इस तरह का रिवीजन नहीं था, लेकिन फिर भी सम्राट अपनी इच्छा से जिनको मंत्री नियुक्त करता था वो मदद करते थे। और पूरे राज्य को कुछ प्रोविंसेज में बांटा गया था। प्रोविंसेज जैसे आज स्टेट्स में डिवीजन है, उस समय उनको प्रोविंस कहते थे, कह सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका। तो उन प्रांतों में, है ना, ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं। तो उन प्रांतों को अलग अलग इलाकों में राज्य को अलग अलग प्रांतों या प्रोविंस में बांट दिया गया था, और उनकी अलग अलग राजधानियां होती थी, उन राजधानियों से शासन किया जाता था। और जैसे तक्षशिला, है ना, उज्जैन वगैरह, हालांकि राजा कुछ हद तक इन पर नियंत्रण रखते थे। राजधानी से जो है पूरे राज्य पर तो नियंत्रण रखते थे, तो इसीलिए इन पर भी कुछ हद तक राजा का नियंत्रण होता था। लेकिन यहाँ पर प्रोविंस में जो नियुक्त होते थे, जनरली वो राज्य परिवार के ही सदस्य होते थे। प्रोविंस के जो शासक होते थे वो राजकुमार होते थे, ये गवर्नर की तरह काम करते थे, है ना, यानी सम्राट के बदले में, सम्राट द्वारा शासन करने के लिए भेजे जाते थे। तो ये क्षेत्रीय रीति रिवाजों तथा नियमों का पालन भी करते थे, क्योंकि वहां के लोगों के बीच में इनको रहना है, तो ये उस हिसाब से कार्य भी करते थे। अब इन महत्वपूर्ण जगहों के बीच पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर मौर्य शासक सड़कें तथा नदियां बनाते थे और उन पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि महत्वपूर्ण शहरों से निकलने वाले सड़कों से उनको टैक्स मिलता होगा, है ना, इसलिए उन जगहों पर नियंत्रण रखते थे। लोगों का आना जाना होता था, व्यापारियों का यहाँ से यातायात होता था, तो टैक्स के रूप में इन्हें काफी वस्तुएं प्राप्त होती थी, है ना, इसलिए इनको उनका काफी नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होता था। अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है उत्तरी पश्चिमी भाग में कंबलों के लिए प्रसिद्ध था उस समय, उत्तरी पश्चिमी भाग। और दक्षिणी भारत के लोग सोने की खानों के लिए, गोल्ड माइंस के लिए, ना, तो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये उल्लेख मिलता है, और इसीलिए इन जगहों का महत्व था। अब ट्रिब्यूट के रूप में इन क्षेत्रों के जो यात्री वगैरह इनको ट्रिब्यूट के रूप में देते थे, कई बार टैक्स को, कई बार ट्रिब्यूट के रूप में। ट्रिब्यूट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जो ट्रिब्यूट क्या होता है, लोगों से इकट्ठा किया जाता है, और ये इसमें कई चीज शामिल हो सकती हैं। लोग इसे जनरली अपनी इच्छा से देते थे, यानी इच्छा से देना मतलब देना पड़ता था उन्हें, लेकिन जब उनका मन हो। लेकिन टैक्स क्या होता था, टैक्स जब राजा कहता था उसके अधिकारियों से सभी को देना पड़ता था, और जिस समय निर्धारित था उस समय पर ही देना पड़ता था। तो टैक्स अलग चीज थी और ट्रिब्यूट अलग चीज थी, है ना, ये दो अलग अलग चीजें थी। अब साम्राज्य में जंगल का क्षेत्र भी था, जहाँ पर कुछ लोग रहते थे, जैसे आज आदिवासी हैं, है ना, तो लोग रहते थे। वो कुछ कुछ वो भी हालांकि दूर थे राजा से, लेकिन राजा के कंट्रोल में ही हुआ करते थे, सम्राट के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो इन्हें जंगलों से क्या, उस समय लड़ने के लिए जंगलों में हाथी मिलते थे, और हाथी उस समय युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण, है ना, एक तरह से संसाधन था। तो हाथी देते थे राजा को, इमारती लकड़ियां देते थे हाउस बिल्डिंग के लिए, है ना, बिल्डिंग। और इसके अलावा शहद, मोम इत्यादि जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी मिलते हैं, ये लोग जंगलों में रहने वाले राजा को दिया करते थे। और राजा के अधिकारियों को, राजा को देना मतलब राजा के अधिकारियों को, है ना, जो अपॉइंट होते थे राजा के द्वारा। अब मैगस्थनीज का लिखित वर्णन। उस समय पश्चिम एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैग राजदूत था उनका, उसको उसका नाम था मैगस्थनीज, तो चंद्रगुप्त के दरबार में उनको भेजा था। तो मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के राज्य का विवरण दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें उनके दरबार में क्या होता था इसके बारे में उपलब्ध कराता है उस समय। उनमें पाटलिपुत्र शहर का ही वर्णन है, जो कि आज का पटना है, उसका वर्णन है, क्योंकि वो उनकी राजधानी थी। और यह एक बड़ा सुंदर शहर था, मैगस्थनीज लिखता है। चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था,
इसमें 570 टावर्स थी तथा 64 दरवाजे थे और छत 2 या 3 मंजिला के घर हुआ करते थे। घरों का 2-3 मंजिले का होना पाया गया है। लकड़ी और मिट्टी के बने होते थे, है ना? राजा का महल भी लकड़ी का ही बना था और सजाया गया था और राजा के महल के चारों ओर बागीचे थे। तो ये जो है मैगनीज के विवरण में हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि उस समय की स्थितियों को, क्या स्थिति थी, कैसे, इन सारी जानकारियों को काफी अच्छी तरीके से देता है। अब अशोक एक अद्भुत शासक है ना। तो अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक है। वो पहला शासक था जिसने इंस्क्रिप्शन को जनता तक पहुंचाने के लिए खुदवाया, पत्थरों पर या चट्टानों पर, है ना, ताकि सभी जनता उसको पढ़ सके। और इंस्क्रिप्शन की भाषा प्राय प्राकृत थी। प्राकृत आम जन की भाषा थी, जैसे कि हम बार बार हिस्ट्री में इन चीजों को रिपीट करते हैं। प्राकृत उस समय आम जनता बोलती थी, तो उसकी भाषा में, आम जनता की भाषा में। और इसकी लिपि थी। लिपि वो तरीका होता है जिससे किसी भाषा को लिखा जाता है। तो लिखने की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी और भाषा थी प्राकृत। अब अशोक अपने कलिंग युद्ध के लिए खासकर जाना जाता है। इसको कहानियों के रूप में भी कई बार इस पर चैप्टर्स बने हुए हैं बाकी अन्य सब्जेक्ट में। तो हम हिस्ट्री की दृष्टि में, हिस्ट्री इज नॉट स्टोरी, है ना, ये तो रियलिटी होती है। तो अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो कलिंग तटीय उड़ीसा का उस समय नाम था। कलिंग, है ना, पुराना नाम जिसको बोल सकते हैं। इसे जीतने के लिए अशोक ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ, ब्लडशेड बहुत हुआ और हिंसा को देखकर उनका मन दुखी दुखी हो गया, है ना। तो उनका मन भर गया। उन्होंने आगे प्रण किया कि वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। और विश्व भर में वो एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद आगे युद्ध न करने की का व्रत लिया और कभी युद्ध नहीं किया। शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई राजा नहीं मिलता, क्योंकि जब तक उनको जीत मिलती है हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो है ना, अशोका ने जीतने के बावजूद भी आगे युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, वो भी स्वेच्छा से, बिना किसी बाहरी दबाव के, है ना। अब अशोक के इंस्क्रिप्शन में कलिंग युद्ध, उसे जीतने का वर्णन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है हमें उस समय के इतिहास को पढ़ने का। अब अशोक का धम्म, तो अशोक का ने जब कलिंग युद्ध को जीत लिया, उसमें रक्तपात को देखकर दुखी होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म, अशोक के समय में सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं की जाती थी, है ना। और बलि चढ़ाने की प्रथा भी उस समय एक का जिक्र आता है कि बलि चढ़ाई जाती जानवरों की, है ना। तो वह अपने प्रजा को ऐसे निर्देश देना चाहता था जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को देता है। और अशोक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को भी फैलाना चाहते थे, उससे प्रभावित थे। बहुत सी समस्याएं थी जो उन्हें परेशान कर रही थी उस समय। जैसे साम्राज्य के लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, है ना, इनमें कभी कभी विवाद हो जाता था, जानवरों की बलि दी जाती थी, दासों और नौकरों के साथ लोग खराब व्यवहार करते थे, परिवार तथा पड़ोसियों में झगड़े होते थे। तो अशोक इन सब को सुलझाना चाहते थे, समस्याओं को। उनके दिमाग में ये रहता था ये समस्याएं क्यों हैं। तो इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की नियुक्त की, जो कि धम्म महामात्र कहा जाता था उनको। धम्म दरअसल यह शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है धर्म, है ना। ये संस्कृत के धर्म शब्द से बना है, क्योंकि प्राकृत संस्कृत से शब्द लेती है, इसीलिए प्राकृत का जो धम्म शब्द है वो संस्कृत के धर्म शब्द से बना है। तो धम्म मतलब धर्म, अशोक का धर्म, रिलीजन। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और पिलर्स पर भी खुदवाया। आज की तरह तो उस समय था नहीं, है ना, कि टीन शेड ये सब हो जाएंगे जो कुछ बनते हैं। उस समय उन्होंने पिलर्स पर, पत्थर के पिलर्स पर, पत्थर चट्टानों को समतल करवा के उनमें जैसे सील में करवाते हैं छेद, वैसे उन्होंने बनवाया उसमें। और अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। उन इंस्क्रिप्शन के पास अधिकारी खड़े रहते थे मौर्य साम्राज्य के, अशोका के, ताकि वो आम जनता जो अशिक्षित है उसको अशोका के संदेशों को पढ़ के सुनाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, तब के समय की बात है। इतना ही नहीं, अशोक ने अपने धर्म के बारे में विचारों को दूसरे देशों में फैलाने के लिए भी प्रयत्न किए, और इसीलिए बौद्ध धर्म शायद विदेशों में भी फैला। जैन धर्म नहीं फैल सका, जैन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन बौद्ध धर्म विदेशों में भी गया, क्योंकि अशोक ने इसे बाहर फैलाने की भी कोशिश की, है ना, अपने प्रयासों से। जैसे सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है, इत्यादि। तो उन्होंने, और अशोक के जो जन कल्याणकारी कार्य, उनमें सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेज भी बनवाए। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए इलाज की व्यवस्था की, है ना। तो ये सारे काम जो है करना एक उस समय के सीमित संसाधनों में और साइंस का बहुत सीमित
ही जो टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी, तो उस समय ये सब कर पाना बहुत बड़ी बात थी। तो रामपुरवा नामक जगह में एक सांड की पत्थर पर मूर्ति मिलती है ना, जो मौर्य समय में बने हुए एक पिलर का एक भाग था, जो कि बिहार से प्राप्त हुई है। इसमें सुंदर कलाकृति है। ये अशोका द ग्रेट के बारे में चैप्टर था। थैंक यू।